जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ प्रज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं साक्षी शर्मा। अगर आपको मेरे चैनल से संबंधित कोई भी जानकारी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे हर लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप प्लीज़ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज़ स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको इतनी ज़रूरत है तो मैं उसके लिए एक अलग से सीरीज़ लेके आऊँगी। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और जो ये इसकी फ़र्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी इसका सामान्य परिचय। ये इसलिए क्योंकि देखिए, काफ़ी सारे लोगों को इसमें काफ़ी कुछ आता होगा, मैं मानती हूँ, काफ़ी सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नए होते हैं ना, उनको बेसिक जानकारी नहीं होती है और ये जो इसकी सामान्य जानकारी है वो उनके लिए बहुत एसेंशियल होती है। तो इस वजह से मैं ये एक क्लास लेके आई हूँ स्पेशल। जो इसका फर्स्ट लेक्चर है वो इसीलिए है ताकि एक नॉर्मल आपका जो माइंड मैप है वो बन सके कि मध्य प्रदेश को हमें किस तरीके से पढ़ना, और कुछ बेसिक जानकारी जो ज़रूरी है इसके लिए। तो इसलिए मैं ये अपना फर्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि मैम आप प्लीज़ ऑफ़लाइन कोचिंग स्टार्ट करिए। तो देखिए, मैं ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ ग्वालियर से पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ ग्वालियर के लोग ही मुझसे जुड़ सकते हैं और ग्वालियर वालों को ही सिर्फ लाभ मिलेगा। जबकि अगर मैं ऐसे ऑनलाइन पढ़ाऊँगी, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊँगी, तो काफ़ी सारे लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, जिससे काफ़ी सारे लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए मैं इसे ऑफ़लाइन नहीं पढ़ा सकती हूँ। अगर आप जुड़ना चाहें तो यहीं पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश है कहाँ, भारत में कहाँ है। तो देखिए, मध्य प्रदेश भारत के एकदम बीचों बीच स्थित है। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कहाँ है? ये इधर है उत्तर प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, नीचे है महाराष्ट्र, ये बगल में है गुजरात और ये है राजस्थान। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरी तरह से घिरा हुआ है और मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच स्थित है। तो ये इसका एक बड़ा मैप है मध्य प्रदेश का। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से घिरा हुआ है। मैं आपको फिर से एक और बार कहना चाहूँगी कि अपने रूम में या ऐसी जगह जहाँ से आप आते जाते हैं वहाँ एक अपना एक मैप लगा लीजिए ज़रूर, एमपी का, भारत का, और हो सके तो आप एक विश्व का मैप भी ज़रूर ले आएँ, क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ें हैं और इससे काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस हैं वो सही हो जाते हैं। लोकेशन वाइज आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें आप डील तभी कर पाएंगे जब आपको लोकेशन पता हो। आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते, तो इसलिए आप डेली मैप को देखिए 5 मिनट के लिए, तो आपको लोकेशंस याद हो जाएंगी। जो आज हम अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, अंतर्राज्य सीमाएं, मध्य प्रदेश के जिले, मध्य प्रदेश के अन्य नाम और अन्य जानकारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मतलब पृथ्वी पर हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पर है ना। तो देखिए, अभी जैसे मैंने भारत में दिखाया है आपको कहाँ पर है, तो अभी क्या है, इसकी एक अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति होती है। मतलब जैसे हमारी पृथ्वी है पूरी, इस पर जो ऐसी क्षैतिज रेखाएं होती हैं ना, पृथ्वी के समानांतर या क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं अक्षांश रेखा। जैसे 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, है ना, मध्य रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री, सॉरी, तो सॉरी, तो इसे क्या कहते हैं हम, अक्षांश रेखा। वहीं जब हमारी पृथ्वी पे ये जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ऐसी सीधी रेखाएं खिंची हुई होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। अगर आपको नहीं पता है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो मेरी जो प्लेलिस्ट है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको क्लाइमेटोलॉजी का एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसमें सॉरी, उसमें वीडियोज़ मिलेगी। तो
आप उसमें जाके सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा अक्षांश और देशांतर के ऊपर। मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत अच्छे से, आपको सब उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जो उसकी अक्षांशीय स्थिति है वो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो देखिए, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश इसकी स्थिति है। जैसे यहाँ पर ये भूमध्य रेखा नहीं, यहाँ पे एक अक्षांश रेखा निकल रही है 26 डिग्री 6 मिनट की, और यहाँ पे एक अक्षांश रेखा है 26 डिग्री 30 मिनट की। तो इसके बीच में क्या है स्थित? हमारा मध्य प्रदेश। वहीं जब हम देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं कि एक देशांतर रेखा ये है, एक देशांतर रेखा ये है। अब ये कितने डिग्री की देशांतर रेखा है? ये है 82 डिग्री 66 मिनट की देशांतर रेखा। वहीं जो ये वाली देशांतर रेखा है ये कितने की है? ये है, एक सेकंड, ये रही 74 डिग्री 59 मिनट, ठीक है। इतने की ये रेखा है। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं? इसकी जो देशांतरी रेखीय स्थिति क्या है? 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो इसकी ये आप रट लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कम ही एडवाइस दूंगी, आप रटिए, लेकिन जो चीज़ रटने वाली है उस पर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा एनी हाउ। उसके बाद में जब हम इसकी बात करते हैं उत्तर से दक्षिण में, इसका विस्तार कहाँ तक है? उत्तर है ये और ये है दक्षिण, तो इसका विस्तार कहाँ तक है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई देखिए, ये है पूरी 605 किलोमीटर, ठीक है। वहीं जब हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई है पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप रट लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 0 और है तो आप 0 लिख लीजिएगा, 870 है ये, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मतलब जो इसका पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी, और उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। काफ़ी फैक्ट्स हैं तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके बाद में मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। कैसे? मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है ये इतनी सीमा टच करती है हमारी उत्तर प्रदेश को, यहाँ से लेके यहाँ तक की सीमा टच करती है हमारी छत्तीसगढ़ को, और ये नीचे की जो सीमा है ये टच करती है महाराष्ट्र को, और ये थोड़ी सी जो सीमा है ये मिलती है गुजरात, और ये वाली मिलती है राजस्थान, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं हमारे? 5। कितने पड़ोसी राज्यों से हमारी सीमा मिलती है? 5। क्वेश्चन आएगा कितने पड़ोसी राज्य हैं हमारे मध्य प्रदेश के, तो वो है 5। उसके बाद ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो एक से अधिक राज्यों से जिनकी सीमा टच करती है। तो देखिए, सबसे पहला आता है मुरैना, जिसकी सीमा टच करती है राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। ये है हमारा मुरैना, ये है हमारा राजस्थान और ये है उत्तर प्रदेश। तो इसकी जो मुरैना की सीमा किस किस से टच करती है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सिंगरौली की बात करते हैं तो सिंगरौली है यहाँ पूर्व में। सिंगरौली के उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा टच होती है। ये सिंगरौली है, आप देख पा रहे होंगे, ये सीमा है, ये उत्तर प्रदेश है और ये है हमारा छत्तीसगढ़। तो सिंगरौली की सीमा जो टच करती है दो राज्यों से करती है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। बालाघाट की सीमा टच करती है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। नीचे आ जाइए, ये है बालाघाट
आप देख पा रहे होंगे ये छत्तीसगढ़ है, ये है महाराष्ट्र, सीमा टच कर रही है। इसके बाद बात करते हैं अलीराजपुर की। तो अलीराजपुर की सीमा टच करती है महाराष्ट्र और गुजरात। ये है अलीराजपुर और इसकी सीमा टच करती है, नीचे है महाराष्ट्र और ये है गुजरात। समझ आ रहा है आपको? और फिर आते हैं झाबुआ पर। तो झाबुआ की सीमा टच करती है गुजरात और राजस्थान। ये है झाबुआ, इसकी सीमा टच करती है गुजरात और राजस्थान से। इसके बाद बात करते हैं शिवपुरी की। ये एक ऐसा राज्य जिसे कई सारे बच्चे स्किप कर देते हैं या भूल जाते हैं या उन्हें समझ नहीं आता कि इसकी सीमा भी 2 राज्यों से टच करती है। कैसे? देखिए, ये है शिवपुरी और इधर देख पा रहे होंगे ये है उत्तर प्रदेश, वहीं ये इधर की जो सीमा है ये क्या है? राजस्थान। तो आप देख पा रहे होंगे ये सीमा और ये सीमा, ये इधर उत्तर प्रदेश से टच कर रहा है, इधर राजस्थान से। ठीक है, तो टोटल 6 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों से टच करती है। तो कई बार से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मुरैना जो जिला है उसकी सीमा किन 2 राज्यों से टच करती है। तो ऑप्शन में दे देगा आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। समझ गए आप? आई थिंक समझ आ गया होगा। सॉरी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ज़िलों की। तो मध्य प्रदेश में कुल हैं 52 जिले। तो देखिए 2018 तक मध्य प्रदेश के कितने ज़िले थे? 51। 2018 में एक नया ज़िला बना, वो है निवाड़ी। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है टीकमगढ़। टीकमगढ़ की एक तहसील हुआ करती थी निवाड़ी, उसे ही काट के अब क्या बना दिया गया है? एक नया ज़िला बना दिया गया है, उसे ही विभाजित कर दिया गया है। अब ना कई बार जैसे आप क्वेश्चन आएंगे कि जो ओरछा उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, या फिर ये आ जाएगा कि ओरछा कहाँ है। तो ओरछा उत्सव और ओरछा दोनों ही अब निवाड़ी में है। क्यों? क्योंकि निवाड़ी की अब एक तहसील है ओरछा। आप मैप में देखिएगा ध्यान से, आपको मिल जाएगा। अब ये टीकमगढ़ के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इधर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। सबसे बड़ा ज़िला है वो है छिंदवाड़ा। ये देखिए मैप में, ये आपको छिंदवाड़ा दिख रहा है। ये ऑलरेडी आपको देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ज़िला ये दिख रहा है देखने में भी, तो ये ही है छिंदवाड़ा और ये सबसे बड़ा ज़िला है। सबसे छोटा ज़िला अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो वो था हरदा, लेकिन 2013 में एक और ज़िला बना आगर मालवा। किससे? शाहजहाँपुर से टूट के। ये है आगर मालवा और ये है शाहजहाँपुर, इससे टूट के एक ज़िला बना आगर मालवा। उसके बाद में कितने, सबसे छोटा ज़िला कौन सा हो गया? आगर मालवा। लेकिन क्या हुआ 2018 में एक और सबसे छोटा ज़िला बन गया निवाड़ी, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, 2000 अब क्वेश्चन आएगा आपके पास कि वर्तमान में सबसे छोटा ज़िला कौन सा है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? निवाड़ी। ठीक है, वहीं अगर क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो वो है हरदा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब कई सारे बच्चे निमाड़ी और निवाड़ी में कंफ्यूज होंगे। देखिए ये है निवाड़ी, जो कि है क्या है? एक ज़िला है। वहीं जो निमाड़ी है, निमाड़ी एक पर्टिकुलर क्षेत्र है। ये है निमाड़ी क्षेत्र, जिसमें आता है खंडवा, खरगोन और बड़वानी। ठीक है, तो जो खंडवा है वो आता है पूर्वी निमाड़ में, वहीं जो खंडवा और बड़वानी आते हैं वो आते हैं पश्चिमी निमाड़ में। अब क्यों? क्योंकि ये पूर्व में है, इसकी तुलना में तो ये पूर्व में है ना, और इसकी तुलना में ये कहाँ है? पश्चिम में है, यानी कि वेस्ट में है। तो इस वजह से क्या है? पश्चिमी निमाड़। तो अब निमाड़ में और निवाड़ में कंफ्यूज मत होइएगा। निवाड़ एक ज़िला है जबकि निमाड़ एक क्षेत्र है पूरा, है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? मुरैना। उत्तरी ज़िला मतलब
ऐसा जिला जिसकी सीमा जो सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में जिसकी सीमा है ना, अन्य राज्यों की तुलना में, तो वो है मुरैना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसकी सीमा यहाँ पर है, और सबसे, तो ये क्या हो गया, सबसे उत्तरी जिला। वहीं दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश की एक छोटी सी नोक निकली हुई है, ये क्या है, बुरहानपुर। जब उसके पूर्वी जिले की बात आती है तो वो आता है सिंगरौली, और पश्चिमी जिले की बात आती है तो वो है अलीराजपुर। आप समझ पा रहे होंगे मैप में देख के। आई थिंक ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नाम। तो मध्य प्रदेश के अन्य नाम है, पहला है सोया प्रदेश। क्यों सबसे ज़्यादा? क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वहीं टाइगर स्टेट, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। तो वहीं पर फिर आता है हृदय प्रदेश। अब हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं? जैसे मैंने बताया था कि जो पूरा भारत है उसके एकदम बीचों बीच स्थित है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? हृदय प्रदेश। जैसे कि एक व्यक्ति के शरीर में कहाँ पे हृदय होता है? एकदम सेंटर में हृदय होता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? हृदय प्रदेश की संज्ञा दी है। किसने दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी है मध्य प्रदेश को? तो वो आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू, और 2-3 और ऑप्शन में दे देंगे तो उसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसे नदियों का मायका भी कहते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नदियों का ओरिजिन होता है, मतलब उद्गम होता है, वो सबसे ज़्यादा नदियों का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे बहने की बात नहीं हो रही कि नदी यहाँ से बह रही है। ऐसे तो फिर बिहार और इधर उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा माना जाएगा कि इसे नदियों का मायका होना चाहिए। यहाँ बात हो रही है उनके उद्गम की, ना कि उनके बहने की। तो ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। इसे कोहिनूर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही कोहिनूर हीरा है जो निकला था, वो मध्य प्रदेश से निकला था, पन्ना क्षेत्र से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोहिनूर प्रदेश भी कहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन करता है। जबकि भंडारण की दृष्टि से देखा जाए, मतलब वहाँ पर जो भंडार है, कि ज़मीन के अंदर जो भंडार है, खदानों के अंदर किसी भी तरीके से जो भंडार है वो सबसे ज़्यादा है आंध्र प्रदेश में। वहीं जब उत्पादन की बात आती है कि सबसे ज़्यादा निकाला कहाँ से जाता है, तो वो है मध्य प्रदेश टॉप पर है, फर्स्ट रैंक पर है। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति या एसटी या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो भारत के किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है, ठीक है। और ये हो चुका है। इसके बाद से लघु भारत भी कहते हैं। आई होप ये ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हों। इसके बाद में कुछ अन्य जानकारी भी है। इसे भू आवेष्टित राज्य कहते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश क्या है, चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? अन्य राज्यों से। इधर से उत्तर प्रदेश है, इधर से छत्तीसगढ़ है, इधर से फिर महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है, फिर इधर से थोड़ा सा गुजरात आ जाता है, फिर इधर से पूरा राजस्थान। इस तरह से ये क्या है? पूरी तरह से ज़मीन से घिरा हुआ है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? भू आवेष्टित राज्य, ठीक है, लैंडलॉक प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश की कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं होती। इसका ढाल कैसा है? उत्तरमुखी। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। जो मध्य प्रदेश की सभी नदियाँ हैं वो ज़्यादातर उत्तर की तरफ बहती हैं। केवल 2 नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बह जाती हैं, एक तो है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती, और कुछ दक्षिण की तरफ भी हैं लेकिन वो बहुत छोटी हैं और बहुत कम है। जबकि उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए क्या माना गया है कि ये जो है इसका ढाल उत्तर की तरफ है या उत्तरमुखी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है सेकंड, ठीक है। पहला है उत्तर प्रदेश। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब तक मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश सेकंड रैंक पर आ गया है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल
ये एक पॉइंट रह गया है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से अगर अन्य राज्यों की तुलना में स्थान देखा जाए तो वो 6th है, मतलब 6th रैंक पर है ऑल ओवर इंडिया में मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भू क्षेत्र का कितना है 9.38%। आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो किसी को भी जानना ज़रूरी है। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तो वो ज़रूर देखें। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।